हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। अक्रॉस ऑल स्टेट्स, चाहे मेंस का पेपर हो चाहे प्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, कोई भी स्टेट हो, एक फेवरेट टॉपिक रहता है रेस जुडिकाटा, जो कि सीपीसी के सेक्शन 11 में इम्बाइब्ड है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब रेस जुडिकाटा के कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में, जैसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है, रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स क्या है, रेस जुडिकाटा कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस पूरी कहानी को, पूरे रेस जुडिकाटा को दोनों ही तरीके से समझने के लिए लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सो गाइज, ये आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ अ मेंस आंसर, ताकि हमको अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक आंसर का स्ट्रक्चर पता हो। इस आंसर के ख़त्म होते ही हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चले कि ये पॉइंटर्स से प्री में सवाल बन जाता है। तो एक मेंस के आंसर के फॉर्मेट में वी विल बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले किसी भी आंसर में हम इंट्रोडक्शन डालते हैं, जिसमें पहली हेडिंग होनी चाहिए हमारी रेलेवेंट प्रोविजन। तो रेलेवेंट प्रोविजन क्या है रेस जुडिकाटा से रिलेटेड? सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। फिर हम एक हेडिंग डालेंगे मीनिंग, जिसमें हम ये लिखेंगे कि रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट। तो रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट कैसे बनता है? बाय ब्रेकिंग द वर्ड इनटू टू पार्ट्स, रेस एंड जुडिकाटा। तो रेस मीन्स थिंग, जुडिकाटा मीन्स डिसाइडेड। तो थिंग विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड इज रेस जुडिकाटा। फिर हम उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, जो कि एंशियंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ प्रांग न्याय, यानी प्रीवियस जजमेंट। तो अगर ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें हमारे मेंस के क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिला सकता है, तो इसको मार्क कर लीजिए। आपके कहीं भी नोट्स हों जिस पे आपने रेस जुडिकाटा लिख रखा हो, उसमें ये पॉइंटर ऐड कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स। मूविंग अहेड, दो हेडिंग्स हो गई, रेलेवेंट प्रोविजन फिर मीनिंग, है ना। इसके बाद हम आते हैं बेसिस ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रेस जुडिकाटा बना हुआ है? तो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। सबसे पहला कि नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। मतलब अगर एक केस डिसाइड हो गया है तो उसी आदमी से रिलेटेड दूसरा केस ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू अ लिटिगेशन। मतलब लिटिगेशन हमेशा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ठीक है, वो तो चलती ही है लिटिगेशन, लेकिन एक बार जब लिटिगेशन डिसाइड हो चुकी है तो फिर उस लिटिगेशन को दोबारा खोलने का कोई मतलब नहीं बनता। थर्ड, अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। इसका मतलब किसी भी जुडिशियल डिसीजन की सैंक्टिटी अपहोल्ड करनी चाहिए, और उसी डिसीजन को वापस चैलेंज करना सेम पार्टी सेम इश्यूज के बीच में इज़ नॉट करेक्ट। तो ये तीन बेसिस आएंगे जो हमारे मेंस के आंसर में हमारी तीसरी हेडिंग बनाएंगे। इसके बाद एक बहुत लैंडमार्क केस है जो प्री में भी पूछा जाता है, दैट इज दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें बोला गया था कि रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो अगर हम रेस जुडिकाटा का बेसिस मेंशन कर रहे हैं तो ये केस मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग नेक्स्ट, जो मैग्जिम्स रिलेटेड हैं रेस जुडिकाटा से, जो कि प्री में अक्सर पूछे जाते हैं, वो ये हैं। नेमो डेबिट बिट वेक्सरी प्रो ऊनो इटिडियम कॉजा। मतलब यही कि नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। दूसरा, इंटरेस्ट रिपब्लिके उत्सित फिनिस लिथियम। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इसी में है कि देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। तो ये हमारी तीसरी हेडिंग हो गई। मूविंग अहेड, आगे हम क्या लिखेंगे रेस जुडिकाटा में? तो कंडीशंस फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? अब मैं ये कंडीशंस ऐसे बता रही हूँ यहाँ पे पांचों। अगर बहुत लंबा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का है तो इन कंडीशंस को आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, अदरवाइज हम इतने पे भी छोड़ सकते हैं इफ़ इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन का कोई इंपॉर्टेंट टेल भी है, जैसे एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, या वेदर रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल बिटवीन को डिफेंडेंट्स, या फिर रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल में डिफरेंस क्या है, या फिर रेस जुडिकाटा और
कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा और स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर इसका कोई टेल है, आपके पास स्पेस और टाइम नहीं परमिट करता है आपको ये कंडीशंस एक्सप्लेन करने के लिए, तो मत करिएगा, सिर्फ ये कंडीशंस लेके आ जाइएगा। अदरवाइज यू नीड टू मेंशन दीज कंडीशंस डिटेल्ड। तो पहला कि मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द टू सूट्स। दूसरा, दोनों सूट्स मतलब एक प्रायर सूट और एक सब्सिक्वेंट सूट, दोनों में सेम मैटर डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इशू में होना चाहिए। दूसरी बात ये, प्रायर सूट शुड हैव बीन बिटवीन द सेम पार्टीज और पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम। तो पार्टीज या उनका टाइटल या जिसके थ्रू वो क्लेम कर रहे हैं तो वो सेम होना चाहिए। तीसरी बात, द पार्टीज मस्ट हैव लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। तो अगर पहले सूट में वो लैंडलॉर्ड की तरह क्लेम कर रहा है और दूसरे सूट में वो एडवर्स पोजीशन के ग्राउंड पे क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। तो दोनों ही सूट्स में टाइटल जिसके थ्रू वो क्लेम कर रहे हैं, जिसके अंडर वो क्लेम कर रहे हैं पार्टीज, वो सेम होने चाहिए। चौथी कंडीशन, द कोर्ट विच डिटरमाइन द अर्लियर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द लैटर सूट। इसमें दिस इज सब्जेक्ट टू एक्सप्लेनेशन 7. Moving ahead, the question directly and substantially in issue in the subsequent suit should have been heard and finally decided in the earlier suit. इसका मतलब ये, सॉरी माय बैड, ये एक्सप्लेनेशन 8 होना चाहिए। तो जस्ट अ करेक्शन, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन एक्सप्लेनेशन 8। तो ये जो है कि कोर्ट जिसने डिटरमाइन की हो अर्लियर सूट, वो लैटर सूट को भी डिटरमाइन करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू एक्सप्लेनेशन 8, जो कि हैज़ टू बी सीन बिकॉज इट इज़ ब्रॉट बाय एन अमेंडमेंट। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मूविंग अहेड, द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट शुड हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है कि जो पहली सूट में डिसाइड किया है वो फाइनली डिसाइड किया जाना चाहिए। मूविंग अहेड, ये कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको पंचामृत जिसे कहते हैं ना, 5 अमृत, तो इनको पंचामृत समझ के वी शुड इनगल्प दीज कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ये मेंस में तो आंसर लिखने के काम आती ही आती हैं, इसके अलावा प्री में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है, या इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि मस्ट ही है रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी के लिए। मूविंग अहेड, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन अक्रॉस मेंस एंड अक्रॉस प्री इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो आई एम सॉरी अबाउट दिस हावरिंग ऑफ द स्लाइड। तो कमिंग बैक टू कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, वेयर इट इज़ रिटन एक्सप्लेनेशन 4 to section 11, और ये कहता है कि एनी मैटर विच माइट एंड नॉट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन अ फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन सच सूट। मतलब जो माइट एंड नॉट, जो मैटर माइट एंड नॉट हो एक ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक होना चाहिए था, उसको भी हम मानेंगे कि वो एक मैटर डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इन इशू है। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही लैंडमार्क केसेस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। इसमें यही बात को कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को एक्सप्लेन करते हुए कहा गया है कि व्हेन एनी मैटर विच माइट एंड नॉट, वर्ड्स को याद रखिएगा, ऐसे कीवर्ड्स याद करना इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर अस व्हेन वी आर राइटिंग आंसर्स फॉर द मेंस। तो एनी मैटर विच माइट एंड नॉट to have been क्या, a ground of defense or attack in a former proceeding but was not so made, then such a matter in the eyes of law to avoid multiplicity of litigation and to bring finality, ये वही 2 grounds हैं जो मैंने पहले बताए थे, and to bring about finality in it is deemed to have been constructively in issue and therefore is taken as decided। तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। whenever there comes a question related to constructive res judicata, please mention this। Moving ahead, रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स। तो ये कई मेंस में यूपी जुडिशरी के में भी पूछा गया है कि को डिफेंडेंट्स के बीच में क्या रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। तो होता है गिवन दीज 4 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो पहला कि को डिफेंडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा कि to decide that conflict in order to give relief to the plaintiff। इन दोनों को डिफेंडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करना ज़रूरी है ताकि हम प्लेंटिफ को रिलीफ दे सकें।
तीसरा, द क्वेश्चन बिटवीन को डिफेंडेंट्स मस्ट हैव बीन फाइनली डिसाइडेड, तो ये भी फाइनलिटी होनी चाहिए। चौथी बात कि ये को डिफेंडेंट्स या तो नेसेसरी या तो प्रॉपर पार्टी थे इन द फॉर्मर सूट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है मुन्नी बीबी वर्सेस त्रिलोकीनाथ का। तो अगर रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स पूछा जाता है तो वी नीड टू श्योरली मेंशन दिस केस। सो ये 4 कंडीशन है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स। मूविंग अहेड, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडिस। तो ये रेस सबजुडिस जो हमारा है ये सेक्शन 10 ऑफ CPC है, तो इसको काफ़ी कन्फ्यूजन में डील किया जाता है विद रेस सबजुडिस। तो इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शंस है। सबसे पहला ये कि रेस जुडिकाटा उन मैटर्स पे एप्लीकेबल होता है जो कि ऑलरेडी एडजुडिकेटेड है। दूसरा, रेस सबजुडिस उन मैटर्स पे एप्लीकेबल होता है जो कि मैटर पेंडिंग ट्रायल है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि रेस जुडिकाटा क्या बार करता है, ट्रायल बार करता है। ठीक है, किस चीज़ का ट्रायल? अ सूट और एन इशू विच हैज़ बीन डिसाइडेड इन अ फॉर्मल सूट। लेकिन रेस सबजुडिस क्या बार करता है? ट्रायल ऑफ अ सूट विच इज पेंडिंग डिसीजन इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। सो दीज आर द 2 differences between res subjudice and res judicata. Moving ahead, we have differences between res judicata and estoppel. तो ये estoppel कहाँ से लाए हम? सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इससे और रेस जुडिकाटा के बीच में भी डिफरेंसेस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ ऑफन आस्क्ड इन मेंस। ऑल्सो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि काफ़ी बार मेंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 ऑफ CPC में है और एस्टॉपल सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में है। दूसरा, रेस जुडिकाटा इज रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट, लेकिन एस्टॉपल फ्लोज फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द पार्टीज। तीसरा, रेस जुडिकाटा बार्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, लेकिन एस्टॉपल मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस को रोकता है। रेस जुडिकाटा पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है और एस्टॉपल इक्विटी पे बेस्ड है। पांचवा, रेस जुडिकाटा एक आदमी को अवेयर प्रोहिबिट करता है फ्रॉम अवेयरिंग द सेम थिंग ट्वाइस इन सक्सेसिव लिटिगेशंस, लेकिन एस्टॉपल प्रिवेंट करता है उस आदमी को फ्रॉम सेइंग वन थिंग एट वन टाइम एंड द ऑपोजिट एट द अनदर। छठा डिफरेंस जो है वो ये है कि रेस जुडिकाटा दोनों पार्टीज को बाइंड करता है एक लिटिगेशन में, लेकिन एस्टॉपल सिर्फ उस पार्टी पे एप्लीकेबल होता है विच हैज मेड द प्रीवियस स्टेटमेंट और शोड द प्रीवियस कंडक्ट। मूविंग अहेड, वी हैव डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स। ये स्प्लिटिंग नहीं है, स्प्लिटिंग है। प्लीज पार्डन मी फॉर द टाइपोग्राफिकल एरर। तो स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स कहाँ पे है? इस तो पहले तो इसको ही याद कर लेना बहुत ज़रूरी है कि स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स कहाँ है। तो ऑर्डर 2 रूल 2 में है। दिस इज ऑफन आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहाँ है? एक्सप्लेनेशन 4.2 सेक्शन 11। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में ये प्लेंटिफ की ड्यूटी होती है कि वो ब्रिंग फॉरवर्ड करे ऑल द ग्राउंड्स ऑफ अटैक इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स में इट रिक्वायर्स प्लेंटिफ टू क्लेम ऑल द रिलीफ फ्लोइंग फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन। दूसरा, इट अप्लाइज टू बोथ पार्टीज। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा प्लेंटिफ पे भी और डिफेंडेंट पे भी, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स अप्लाइज ओनली टू प्लेंटिफ एंड बार्स द सूट। ठीक है, तो मूविंग अहेड, इन दोनों का भी डिस्टिंक्शन अगर क्लियर हो गया हो तो हम कुछ केस लॉस को देखेंगे जो कि ऑफन वी कैन बी आस्क्ड अबाउट देम। तो सत्येंद्र कुमार वर्सेस राजनाथ दुबे, बहुत जल्दी इस केस का हेड पढ़ते हैं बिकॉज ये केस हमें प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। ऑल्सो हमें याद कर लेने चाहिए बिकॉज हरियाणा मेंस जैसा होता है, उनकी आदत होती है कि वो कोई भी कॉन्सेप्ट पूछेंगे और उसमें लिखेंगे एक्सप्लेन विद रेलिवेंट केस लॉज। तो उस पोजीशन के लिए हमें कुछ केस लॉज टिप्स पे होने चाहिए। उसी में से इंपॉर्टेंट केस लॉ है यही सत्येंद्र कुमार एंड अदर्स वर्सेस राजनाथ दुबे। इसमें कहा गया था कि अगर फॉर्मर सूट इज बेस्ड ऑन एन इरेनियस डिसीजन एंड हैज़ बीन डिलीवर्ड ऑन द प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, it will not operate as res judicata in the subsequent suit. Moving ahead, Messrs Kaushik Cooperative Building Society versus N Parvathamma. इसमें कहा था कि doctrine of res judicata is not confined to a decision in a suit
बट इट अप्लाइज टू डिसीजन इन अदर प्रोसीडिंग्स एज वेल. क्यों? बेसिस याद करिए. एंड इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 11 ऑफ CPC. क्यों? क्योंकि अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है इस डॉक्ट्रिन का वो ये है कि देयर शुड बी फाइनलिटी इन लिटिगेशन, या फिर कोई भी आदमी शुड नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम मैटर. तो ये दो केसेस हो गए, सत्येंद्र कुमार का और मेसर्स कौशिक कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी का. मूविंग अहेड, श्योदान सिंह वर्सेस दरियाओ कुंवर. इसमें कहा था कि डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट कैन नॉट बी सेट टू बी अ मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड on merit, and hence such dismissal will not operate as res judicata between the parties in subsequent proceeding. तो जो हमारा लास्ट कंडीशन होती थी रेस जुडिकाटा की, उससे रिलेटेड ये केस है श्योदान सिंह वर्सेस दरियाओ कुंवर. मूविंग अहेड, एक्सप्लेनेशन 8 मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया था जब जुरिस्डिक्शन की बात हुई थी, तो मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसी से रिलेटेड ये केस है सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर. इसमें कहा था कि द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट एंड इंसर्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन 8 ये क्या है. कहा गया इस केस में कि नो डाउट मेन बॉडी ऑफ सेक्शन 11 वाज नॉट अमेंडेड, येट द एक्सप्रेशन कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन इन एक्सप्लेनेशन 8 is wide enough to include a court whose jurisdiction is subject to pecuniary limitation and other cognate expressions analogous thereto. Therefore, section 11 is to be read in combination and harmony with explanation 8. मतलब रिजल्ट क्या है कि ऑर्डर और एन इशू विच हैड अराइजन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली बिटवीन द पार्टीज और देयर प्रीवीज and finally decided by a competent court or tribunal, though of limited special jurisdiction, which includes pecuniary jurisdiction, will operate as res judicata in a subsequent suit or proceeding, notwithstanding the fact that such court of limited or special jurisdiction was not a competent court to try the suit. मतलब बात यही है कि हमारे जो वो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तो फुलफिल करना है, अगर छोटी मोटी टेक्निकल एरर भी है तो उसे हमें इग्नोर करना होगा. मूविंग अहेड, ये दो एक्सप्लेनेशंस हैं जो प्री में अक्सर पूछी जाती हैं, एक्सप्लेनेशन 6 और एक्सप्लेनेशन 7. एक्सप्लेनेशन 8 हमने देख लिया, एक्सप्लेनेशन 4 हमने देख लिया. तो एक्सप्लेनेशन 6 जो है ये हमारा रिलेट करता है persons litigating bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves. मतलब रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड है एक्सप्लेनेशन 6. और एक्सप्लेनेशन 7 हमारा ये बोलता है कि रेस जुडिकाटा इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. तो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall apply to a proceeding for the execution of a decree and references in this section. You can read these explanations in detail in your bare act. Please do have look at both these explanations. इनको preliminary examinations में अक्सर पूछा जाता है. That's it about the holistic आंसर राइटिंग ऑफ रेस जुडिकाटा और क्या क्या हमसे प्री में पूछा जा सकता है. अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो एक बार और देख लीजिए सो दैट यू गेट थॉरो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा. इससे ऊपर ना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आएगा ना मेंस एग्जामिनेशन में आएगा. सो आई एम जस्ट हावरिंग ओवर दिस स्लाइड वंस अगेन सो दैट यू गेट अ ग्लिम्स कि कैसे कैसे आंसर लिखना था. तो पहला रेलेवेंट प्रोविजन, दूसरा मीनिंग, तीसरा बेसिस, चौथा कंडीशंस. फिर अगर आंसर में स्कोप है डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वेश्चन है तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में, देयर आफ्टर रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स, देयर आफ्टर डिस्टिंक्शन लिखेंगे किस किस के बीच, रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस के बीच में, रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल के बीच में, और डिफरेंस लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एंड स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स के बीच में. देयर आफ्टर केस लॉज अगर मेंशन करने का स्कोप है तो वो लिखेंगे. That's it about res judicata holistically. Please like, share and subscribe. Thank you for watching and do subscribe our channel if you actually like the content. Thank you.